हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्जाम जून 2023 के तहत अति महत्वपूर्ण प्रश्न दूंगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष मैं क्वेश्चन को देता हूं और क्वेश्चन आते भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के डिमांड पर मैं ये क्वेश्चन देता हूं और बहुत सारे स्टूडेंट इसका लाभ उठा रहे हैं और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो रहा है। इसीलिए मैंने इस वर्ष भी सोचा कि जून 2023 में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिया जाए। तो अभी मैं आपको एमपीएस 4 का क्वेश्चन दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। एमपीएस 4 में पहले पढ़ना क्या है, पहले एमपीएस ये पहले जानना होगा कि एमपीएस 4 में पढ़ना क्या है, कौन कौन सा टॉपिक है, तभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो एमपीएस 4 में आप लोगों को पढ़ना है तुलनात्मक राजनीति, मुद्दे और प्रवृत्तियां। तुलनात्मक राजनीति, मुद्दे और प्रवृत्तियां आपको पढ़ना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो समय सीमा एग्जामिनेशन का होता है वो 3 घंटा का होगा और एक आपका जो मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। पासिंग के लिए आपको 40 नंबर लाना है। यहाँ वर्ड लिमिटेशन है, इग्नू में वर्ड लिमिटेशन अर्थात एक क्वेश्चन को 500 वर्ड में लिखना है। 500 वर्ड में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ एक चीज और है कि ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप, क्योंकि टोटल प्रश्न आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और ग्रुप ए से 2 या 3 प्रश्न बनाना है और ग्रुप बी से 2 या 3 क्वेश्चन बनाना है, 3 या 2 क्वेश्चन बनाना, दोनों मिलाकर आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एमपीएस 4 का कौन कौन से प्रश्नों को पढ़ लिया जाए जिससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आए। तो पहला जो प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति का क्या महत्व है? तुलनात्मक राजनीति का क्या महत्व है? इसके क्रमतर विकास का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिए। तुलनात्मक राजनीति का क्या महत्व है, ठीक है, इसके क्रमतर विकास का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्या आप सहमत हैं कि बहुसंस्कृतिवाद निर्जातीय अल्पसंख्यकों के हितों को समाहित करने का एक माध्यम है? फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं, क्या आप सहमत हैं कि बहुसंस्कृतिवाद निर्जातीय अल्पसंख्यकों के हितों का समाहित करने का एक माध्यम है? नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण के अनुमानों और राजनीतिक विश्लेषण के लिए इनकी प्रासंगिकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण के अनुमानों और राजनीतिक विश्लेषण के लिए इनकी प्रासंगिकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, राष्ट्र राज्यों पर क्षेत्रीय एकीकरण के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। राष्ट्र राज्यों पर क्षेत्रीय एकीकरण के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, विकासशील समाजों में राज्य संबंधी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। यह उदारवादी परिप्रेक्ष्य से किस प्रकार भिन्न है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मार्क्सवाद से प्रश्न जरूर आते हैं। मार्क्सवाद बहुत सारे पेपर में आप लोगों को पढ़ना है। क्वेश्चन को मैं फिर दोहराता हूं कि विकासशील समाजों में राज्य संबंधी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। यह उदारवादी परिप्रेक्ष्य से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, ग्रेवियल आमंड के संरचनात्मक का प्रक्रियात्मक उपागम स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण और व्याख्या कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि ग्रेवियल आमंड के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम अर्थात स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण और व्याख्या कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, मानव विकास की अवधारणा। मानव विकास की अवधारणा के संबंध में वर्तमान विचारों का मूल्यांकन और वर्णन कीजिए। मानव विकास की अवधारणा के संबंध में वर्तमान विचारों का मूल्यांकन और वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, निर्जातीय आंदोलनों के पुनरुत्थान के लिए जिम्मेदार कारणों की समीक्षा कीजिए। निर्जातीय आंदोलनों के
पुनरुत्थान के लिए जिम्मेदार कारणों की समीक्षा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रश्न जरूर आ रहा है। निर्भरता क्या है? निर्धनता नहीं, निर्भरता। निर्भरता सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। निर्भरता सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है। मैक्स वेबर की नौकरशाही की संकल्पना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मैक्स वेबर की नौकरशाही की संकल्पना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है। सामुदायिक पहचानों को परिभाषित कीजिए। सामुदायिक पहचानों को परिभाषित कीजिए और विभिन्न समुदायों के बीच द्वंद्वों अर्थात संघर्षों के क्या कारण हैं? फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि सामुदायिक पहचानों को परिभाषित कीजिए, विभिन्न समुदायों के बीच द्वंद्व अर्थात संघर्ष, द्वंद्व का मतलब होता है संघर्ष, संघर्षों के क्या कारण है? ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है। एशियाई देशों के विशेष संदर्भ में, एशियाई देशों के विशेष संदर्भ में बहुदलीय व्यवस्था के स्वरूप को समझाइए। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशियाई देशों के विशेष संदर्भ में बहुदलीय व्यवस्था के स्वरूप को समझाइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक समाज की भूमिका की व्याख्या कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक समाज की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है। डेविड स्टन के व्यवस्था सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। डेविड स्टन के व्यवस्था सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है। मानवाधिकारों की अवधारणा के क्रमतर विकास संबंधी प्रमुख घटनाओं का विश्लेषण करें। मानवाधिकारों की अवधारणा के क्रमतर विकास संबंधी प्रमुख घटनाओं का विश्लेषण करें। एंड लास्ट जो प्रश्न है, संघवाद शब्द की व्याख्या करें। संघवाद शब्द की व्याख्या करें और इसके मोटे लक्षणों को इंगित करें। संघवाद शब्द की व्याख्या करें और इसके मोटे लक्षणों को इंगित करें। ये मैं आप लोगों को 15-16 प्रश्न दिया हूं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। और एक चीज और मैं बता दूं कि इसका सारा उत्तर मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध है, आप वहां जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर पर मैं एक मैराथन क्लास भी लूंगा एग्जामिनेशन के समय। आप पिछले बार का भी आप दिसंबर माह का देख सकते हैं, वहाँ भी मैंने मैराथन क्लास लिया था। बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा नंबर आया, बहुत सारे मैसेज भी किए, अपना नंबर भी भेजे कि मेरा नंबर मुझे 70 से 80% तक आया है। बहुत खुशी होती है कि बच्चों को इससे लाभ हो रहा है और आप लोग भी इसका लाभ उठाइए। थैंक यू, धन्यवाद।